हेलो एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर जीवेश यादव। तो सीआरईबी से रिलेटेड हम लोग मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो 70 टॉपिक हैं वो यहाँ पे डिस्कस कर रहे थे और इसी सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए आज की क्लास में हम लोग टॉपिक नंबर 22 के विषय में बात करेंगे। स्टार्ट करते हैं तो आज का टॉपिक। तो इसके अंतर्गत जो अरिष्ट हैं या अरिष्ट सूचक लक्षण है जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है वो यहाँ पे अपन देखेंगे। जैसे कि अगर बात करें प्राकृतिक गंध, ठीक है, तो वातज में क्या प्राकृतिक गंध होते हैं? तो कटु गंध होते हैं। तो वातज में प्राकृतिक गंध कटु है। पित्तज में तीक्ष्ण गंध होते हैं, तो पित्तज में तीक्ष्ण गंध होते हैं। कफज में विस्त्र यानी कि आम के समान गंध होते हैं। रक्तज में लौह गंध होते हैं और वात पित्तज में लाजा गंध होते हैं। इसी प्रकार वात कफज में अलसिक गंध होते हैं, पित्त कफज में तिल तैल गंध होते हैं और सन्निपातज में मिश्र गंध होते हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि प्राकृतिक गंध जो वातज है उसमें कटुगंध, पित्तज में तीक्ष्ण गंध, कफज में विस्त्र या आम गंध, रक्तज में लौह गंध, वात पित्तज में लाजा गंध, वात कफज में अलसी गंध, पित्त कफज में तिल तैल गंध, सन्निपातज में मिश्र गंध होते हैं। फिर विकृत गंध कौन से हैं? तो विकृत गंध में बताया गया है कि मरणोन्मुख मनुष्य के व्रण से मध्य, अगरू, घृत, चमेली, कमल, चंदन, चंपा के समान दिव्य गंध आती है। तो ये क्या है? विकृत गंध है। तो मरणोन्मुख जो मनुष्य है उसके व्रण में मध्य, अगरू, घृत, चमेली, कमल, चंदन, चंपा के समान जो दिव्य गंध आती है उसे विकृत गंध कहते हैं। चरक अनुसार जो प्राकृतिक प्रकृति होती है वो 6 बताई गई। तो ये इंपॉर्टेंट है। चरक अनुसार प्रकृति कितनी है? 6 है। जाति प्रशक्त, कुल प्रशक्त, देशानुपातनी, कालानुपातनी, वयोनुपातनी और प्रत्यआत्म नियता। ठीक है, तो प्रत्यआत्म नियता ये जो है प्रकृति के 6 प्रकार हैं। तो जाति प्रसक्त, कुल प्रसक्त, देशानुपातनी, कालानुपातनी, वयोनुपातनी, प्रत्यात्म नियत। फिर विकृति के 3 बताए गए हैं। कौन से? लक्षण निमित्त, लक्ष्य निमित्त और निमित्त अनुरूप। तो लक्षण निमित्त क्या है? तो लक्षण निमित्त में बताया गया है जिसमें शरीर में पूर्व जन्मकृत कर्म के अनुसार कारण के सदृश अरिष्ट उत्पन्न होते हैं। ठीक है, तो लक्षण निमित्त किसको बोलते हैं? तो जिसमें शरीर में पूर्व जन्मकृत कर्म के अनुसार कारण के सदृश अरिष्ट उत्पन्न होता है उसे लक्षण निमित्त कहते हैं। इसे बताया गया है हेतु भूतानी भवंती दैवाता। तो हेतु भूतानी भवंती दैवाता ये क्या है? लक्षण निमित्त है। फिर लक्ष्य निमित्त, तो लक्ष्य निमित्त में बोला गया है कि जिसमें कारण स्पष्ट होता है। तो यहाँ पे बोला गया यस्य उपलभ्यते निमित्त यथोक्त निदानेशु, जिसमें जो कारण है वो स्पष्ट होता है वो क्या है? आपका लक्ष्य निमित्त है। फिर निमित्तानुरूप, तो निमित्तानुरूप में बताया गया है कि निमित्तानुरूप तो निमित्त अर्थ अनुकारिणी, यानी कि आयु प्रमाण ज्ञान में निमित्त कारण होती है। तो आयु प्रमाण ज्ञान में जो निमित्त कारण होता है वो क्या है? निमित्तानुरूप है। फिर प्राकृतिक वर्ण के विषय में बात कर लेते हैं। तो प्राकृतिक वर्ण 4 बताए गए हैं। कृष्ण, श्याव, श्याव अवदात, अवदात। तो प्राकृतिक वर्ण 4 हैं। कृष्ण, श्याम, श्याव अवदात, अवदात। विकृत वर्ण 5 हैं। नील, श्याम, ताम्र, हरित और शुक्ल। तो विकृत जो वर्ण है वो 5 हैं। नील, श्याम, ताम्र, हरित और शुक्ल। फिर कुछ प्रमुख अरिष्ट हैं जैसे कि 6 दिनों का अरिष्ट। 6 दिनों के अरिष्ट चरक ने इंद्रिय स्थान में बताया है। अयमतो उत्पाटितानाम केशान यो नरो न बूधेत न अतुरो व रोगी व सडजम न अतिवर्तते। अर्थात जो पुरुष सिर के बालों को खींचकर उखाड़ लेने पर किसी प्रकार की वेदना का अनुभव नहीं करते हैं वह निरोग हो या रोगी 6 दिनों से अधिक जीवित नहीं रहते हैं। तथा तेल ने लगाने पर भी तेल सा प्रतीत होता है। ठीक है, तो तेल नहीं लगाने पर भी वो तेल सा प्रतीत होता है। तो ये बताया गया है 6 दिनों का अरिष्ट। तो जो पुरुष जिसके सिर के बाल को खींच करके उखाड़ लेने पर किसी भी प्रकार की वेदना का अनुभव नहीं करते हैं वह निरोगी ही क्यों ना हो, तो वो जो रोगी है, ठीक है, वो 6 दिनों में निरोगी हो या रोगी हो, वो 6 दिनों के अंदर 6 दिनों से अधिक जीवित नहीं रहता और तेल नहीं लगाता है फिर भी तेल लगाया हुआ प्रतीत होता है। तो ये 6 दिन का रिष्ट है। फिर 7 दिन का रिष्ट में बताए गए हैं। तो यो अग्नि प्रकृत वर्णस्थ नील पश्यन्ति निष्प्रभ कृष्ण व यदि व
शुक्लम निशा वज्रति सप्तमी, अर्थात जो रोगी अपने स्वाभाविक वर्ण, तो जो रोगी अपने स्वाभाविक वर्ण वाली अग्नि को नीले वर्ण या कांतिहीन या कृष्ण अथवा श्वेत वर्ण की दे देखता है वह 7 रात्रि के बाद मर जाता है। तो जो रोगी अपने स्वाभाविक वर्ण वाली अग्नि को नील वर्ण या कांतिहीन या कृष्ण अथवा श्वेत वर्ण की देखते हैं वह 7 रात्रि में मर जाते हैं। तो ये यहाँ जो है 7 दिन का अरिष्ट है। फिर 5 दिनों का अरिष्ट बताया गया है। तो 5 दिनों के अरिष्ट में बताया गया संसृष्टा व्याधियो यस्य प्रतिलोम अनुलोम ग व्यापन्न ग्रहणी प्रायः सो अर्धमासम न जीवितम, यानी कि जिस रोग में एक ही साथ प्रतिलोम एवं अनुलोम मार्गगामी रोग यानी कि ऊर्ध्व एवं अधो गत रक्तपित्त एवं ग्रहणी विकृति हो जाए तो वह रोगी 15 दिन भी जीवित नहीं रहता। तो ये चीज़ याद रखना कि जिस रोगी में एक ही साथ प्रतिलोम एवं अनुलोम मार्गगामी रोग यानी कि ऊर्ध्व व अधो गत रक्तपित्त एवं ग्रहणी विकृति हो जाए तो वह रोगी 15 दिन भी जीवित नहीं रहता है। तो यह क्या है, 15 दिन का अरिष्ट है। नेक्स्ट है आपका 1 माह का अरिष्ट। तो 1 माह के अरिष्ट में बताया गया कि मलमूत्र और वीर्य पानी में डालने पर डूब जाए, ठीक है, तो स्वजना दृष्टेन, ठीक है, तो मलमूत्र वीर्य पानी में डालने पर डूब जाए तो ये क्या है, 1 माह का अरिष्ट है। इसके अलावा बताया गया है नेक्स्ट है 1 माह के अरिष्ट में यस्य गोमय चूर्ण आभम चूर्णमर्धनी जायते स स्नेह दृश्यते चैव मासांते तस्य जीवितम, यानी कि जिसके सिर में गोबर के चूर्ण की तरह चूर्ण उत्पन्न हो जाए और गिरता हो वह रोगी 1 माह तक ही जीवित रहता है। तो ये 1 माह का अरिष्ट है। इसके विषय में स्थान में चरक ने बताया है कि जिसके सिर में गोबर के चूर्ण की तरह चूर्ण उत्पन्न हो जाए और गिरता हो तो वह रोगी 1 माह तक ही जीवित रहता है। फिर 6 माह के अरिष्ट में बताया गया है कि 6 बार ललाट पर चंद्रसम वक्र रेखाएं धमनी जालवत दिखाई देती हैं, तो वो क्या है, 6 माह का अरिष्ट है। ठीक है, अब इसमें बताया गया है कि जिस व्यक्ति की इच्छा, अभ्यास, स्मरण शक्ति, त्याग, बुद्धि और बल ये सब अकारण ही नष्ट हो जाते हैं। साथ ही साथ ललाट में धमनियों का अव्यक्त सुंदर जाल शोभायमान हो जाता है। ललाट चंद्रमा के समान अवेग वक्र यानी कि टेढ़ी रेखाओं भरा हुआ दिखाई देता है। उसका अंत 6 माह में हो जाता है। तो ये 6 माह का अरिष्ट है। तो जिस व्यक्ति की इच्छा, अभ्यास, स्मरण शक्ति, त्याग, बुद्धि और बल ये सब अकारण ही नष्ट हो जाता है। ललाट में धमनियों का अव्यक्त सुंदर जाल शोभायमान हो, ललाट चंद्रमा के समान अवेग वक्र टेढ़ी रेखाओं से भरा हुआ दिखाई देता है, तो उसका अंत 6 माह में हो जाता है। ये 6 माह का अरिष्ट है। फिर 1 वर्ष के अरिष्ट के विषय में बताए गए। तो 1 वर्ष के अरिष्ट में बताया गया है कि पुष्पित आग्नेय व तारों की बलि, मतलब क्या है कि पुष्पित व्यक्ति 1 वर्ष के भीतर मर जाता है। ठीक है, तो पुष्पित व्यक्ति 1 वर्ष के भीतर मर जाता है। जिस व्यक्ति में सभी आग्नेय भाव जैसे कि जठराग्नि, कांति, पित्त प्रभा नष्ट हो जाए। ठीक है, तो जिस व्यक्ति में सभी आग्नेय भाव जैसे जठराग्नि हो गया, कांति हो गया, पित्त हो गया, प्रभा हो गया, नष्ट हो गया, जो व्यक्ति सप्तऋषियों के निकट स्थित अरुंधति तारे को नहीं देखता हो, ठीक है, जिस व्यक्ति के हाथों से दी हुई बलि खाने वाले जीव नहीं खाते हों, तो वो क्या है, 1 वर्ष के अरिष्ट के अंतर्गत आता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। फिर इसके बाद में सुश्रुत अनुसार प्रतिशय का लक्षण अपन देखते हैं। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सुश्रुत के अनुसार प्रतिशय का लक्षण। तो सबसे पहले बात करते हैं वातिक प्रतिशय। तो वातिक प्रतिशय में बताया गया है नासावरोध संक प्रदेश में निस्तोध होता है। तो वातिक प्रतिशय में क्या होता है, नासावरोध होगा, संक प्रदेश में निस्तोध होगा। इसके अलावा स्वरूप घात होगा, गल तालु ओष्ठ में शोष होगा, तो गला तालु ओष्ठ में शोष होगा। नासा तनु स्त्राव प्रवर्तनी, तो नासा से तनु स्त्राव प्रवर्तित होगा। तो ये क्या है, वातिक प्रतिशय का लक्षण है। तो नासा अवरोध, संघ प्रदेश में निस्तोध, स्वरोपघात, गला तालु ओष्ठ में शोष, नासा से तनु स्त्राव की प्रवृत्ति होना, यह वातिक प्रतिशय का लक्षण है। पैतिक प्रतिशय में क्या होता है, तो पैतिक प्रतिशय के यहाँ पे आचार्य सुश्रुत ने लक्षण बताए हैं कि नासा से धूम्र युक्त आग निकलने से प्रतीत होती है। तो नासा से धूम्र युक्त आग निकलने से प्रतीत होती है। कृशो अति पांडु संतप्तो भवेत, ठीक है, तो कृश हो जाता है शरीर, पांडु संतप्तो भवेत,
ये क्या है, पैतिक प्रतिशय का लक्षण है। फिर नासा अग्रपाको, यानी कि नासा के अग्रभाग में पाक हो जाता है, ये वांगभट्ट ने बताया है नासा प्रतिशय पैतिक प्रतिशय का लक्षण। तो नासा अग्रभाग में पाक हो जाता है, ठीक है। तो ये जो है वांगभट्ट ने बताया है पैतिक प्रतिशय का लक्षण, तो ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। जबकि सुश्रुत ने बताया है कि नासा के धूम्रयुक्त नासा से धूम्रयुक्त आग निकलने से प्रतीति होती है, ठीक है। फिर कफज प्रतिशय का क्या लक्षण है, तो कफज प्रतिशय में बताया गया कि सून अक्ष हो जाएगा, शरीर वर्ण श्वेत, शीत वर्ण के हो जाएंगे, ठीक है। श्वेत मुहूर, नयन में कंडू होगा, शीरा गला तालु ओष्ठ में कंडू होगा, सॉरी सिर गला तालु ओष्ठ में कंडू होगा, ये क्या है, कफज प्रतिशय का लक्षण है। तो सून अक्ष स्वेलिंग हो जाएगा, शरीर का वर्ण श्वेत हो जाएगा, शीत स्त्रवते मुहूर, ठीक है, नयन में कंडू होगा, सिर गला तालु ओष्ठ में कंडू होगा, तो ये कफज प्रतिशय का लक्षण है। सन्निपातज प्रतिशय में क्या बताया गया, तो सन्निपातज प्रतिशय में बताया गया बुत्ता बुत्ता प्रतिशय यो अकस्मात द्वि निवृत्त है, यानी कि पीनस के समस्त लक्षण, प्रतिशय का बार बार होकर अचानक स्वयं शांत होना, पक्व अपक्व रहना, ये सन्निपातिक प्रतिशय का लक्षण है। तो पीनस के समान लक्षण होता है, ठीक है। प्रतिशय का बार बार होकर के अचानक स्वयं शांत हो जाना, पक्व तथा पक्व रहना, ये पातिक प्रतिशय सन्निपातिक प्रतिशय का लक्षण है। फिर रक्तज प्रतिशय में क्या बताया गया है, तो रक्तज प्रतिशय में बताया गया है कृमिजन्य सिरोरोग के लक्षण आपको देखने को मिलते हैं। तो रक्तज प्रतिशय में कृमिजन्य सिरोरोग के लक्षण देखने को मिलेगा, उरोघात के लक्षण आपको देखने को मिलेगा, नासा से रक्त स्त्राव होता है, तो नासा से रक्त स्त्राव होते हैं, नेत्र ताम्र वर्ण का होगा, ठीक है, तो ताम्र अक्ष बताया गया है। श्वास में मुख से दुर्गंध आएगा, तो श्वास में मुख से दुर्गंध आएगा, तो दुर्गंध उच्छ्वास, ठीक है, वदनस्य तथा, और गंध अन्न वेती, ठीक है। तो ये जो है आपका रक्तज प्रतिशय का लक्षण है। फिर नेक्स्ट है आपका जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है इसी में ही, ग्रंथि अपची अर्बुद गलगंड निदान। तो ग्रंथि अपची अर्बुद गलगंड निदान, तो ग्रंथि की जो संख्या है वो कितनी बताई गई है, तो ग्रंथि की जो संख्या है वो सुश्रुत ने 5 बताया है। कौन से हैं, तो वातादयो मास असृक्च दुष्ट सदुष्य मेदस्य कफान वृद्धे वृंतो उन्नत विग्रंथितु शोकम कुर्यते ग्रंथिर प्रतिष्ठा, ठीक है। तो 5 भेद तो आपके वातज पित्तज कफज मेदोगत और सीरज ग्रंथि, ये 5 भेद बताए गए। इसमें दुष्य कौन से होते हैं, तो दुष्य होते हैं आपके मांस, रक्त, कफ और मेद, ठीक है। तो ये जो है आपके दुष्य होते हैं इसमें ग्रंथि में। तो इसको याद करने का ट्रिक है एम आर की मेद ग्रंथि। तो एम आर की मेद ग्रंथि से आपको याद रहेगा, एम से मांस, आर से रक्त, ठीक है, और क से कफ और मेदज ग्रंथि के अंतर्गत ये दुष्य आते हैं। तो मांस, रक्त, कफ और मेद धातु ये दुष्य है। फिर ग्रंथि के भेद के विषय में बात करें तो सुश्रुत ने 5 बताए हैं। कौन से 5 हैं, तो वातज पित्तज कफज मेदज और सीरज ग्रंथि। तो सुश्रुत ने 5 भेद बताए हैं ग्रंथि के, वातज पित्तज कफज मेदज और सीरज ग्रंथि। चरक अनुसार 6 हैं, उपरोक्त 5 के साथ साथ इन्होंने 6वां बताया है मासज ग्रंथि, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। नाउ नेक्स्ट अपन बात करते हैं वांगभट्ट ने, तो वांगभट्ट ने 9 बताए हैं, तो वो चरकोक्त 6, इसके बाद में रक्तज ग्रंथि, अस्थि ग्रंथि, व्रण ग्रंथि। तो चरकोक्त 6, रक्तज ग्रंथि, अस्थि ग्रंथि और व्रण ग्रंथि। तो इसके एक एक के लक्षण से क्वेश्चन आते हैं, तो वो हम यहाँ पे देख लेते हैं क्या क्या लक्षण यहाँ पे बताए गए। जैसे कि वातज ग्रंथि, तो वातज ग्रंथि के क्या लक्षण है, तो कृष्ण वर्ण का होगा, मृदु वस्ती सम, यानी कि वस्ती के समान तनी हुई रहेगा और स्वच्छ स्त्राव होगा, ये वातज ग्रंथि का लक्षण है। तो कृष्ण वर्ण का रहेगा, मृदु वस्ती सम यानी कि वस्ती के समान तनी हुई, स्वच्छ स्त्राव होगा, ये वातज ग्रंथि का लक्षण है। पित्तज ग्रंथि जो होता है उसमें रक्त पित्त वर्ण का, पाक वाली, फूटने वाली, उष्ण स्त्राव होगा। तो रक्त पित्त वर्ण का, पाक वाली, फूटने वाली, उष्ण स्त्राव होगा, ये पित्तज ग्रंथि का लक्षण है। कफज जो ग्रंथि है इसका लक्षण बताया गया है कि प्राकृतिक वर्ण का, पाषाण उत्साहो सहनोनपन्नम, यानी कि पाषाण के समान कठोर होगा, तो पाषाण उत्साहनोपन्ना यानी कि पाषाण के समान कठोर होगा। कंडुकारणी, श्वेत व घन स्त्राव होगा, ये कफज ग्रंथि के लक्षण है। तो प्राकृतिक वर्ण का पाषाण के समान कठोर होगा, कंडुकारणी, श्वेत व घन स्त्राव होगा, ये कफज ग्रंथि का लक्षण है। नेक्स्ट है आपका मेदज ग्रंथि, तो मेदज ग्रंथि में क्या बताया गया है, तो शरीर वृद्धि क्षय वृद्धि हानि, यानी कि शरीर की क्षय वृद्धि के अनुसार घटती बढ़ती है। मेदज ग्रंथि का लक्षण क्या है, तो शरीर की वृद्धि क्षय के अनुसार घटती बढ़ती है, ठीक है।
साथ ही साथ यहाँ पे बताया गया है स्निग्धो महान अल्प रुजो अति कंडो, यानी कि स्पर्श में स्निग्ध आकार में बड़ी व अधिक कंडुकारणी होती है। ठीक है, तो ये क्या है आपका बताया गया लक्षण। तो ये स्पर्श में स्निग्ध आकार में बड़ी व अधिक कंडुकारणी होती है। पिण्याक सर्पी सर्पी प्रतिमा तु मेधा, यानी कि तिल की खली एवं घृत के समान स्त्राव होते हैं। तो पिण्याक सर्पी प्रतिमम तु मेधा, तिल की खली एवं घृत के समान स्त्राव होते हैं। फिर सिरज ग्रंथि में बताया गया है कि सिरज ग्रंथि यदि पीड़ा युक्त एवं चल हो तो कृच्छ साध्य होता है। तो सिरज ग्रंथि यदि पीड़ा युक्त एवं चल है तो कृच्छ साध्य होगा, पीड़ा रहित अचल महान व मर्म प्रदेश में है तो असाध्य होगा। तो ये चीज़ याद रखना कि पीड़ा रहित रहेगा, अचल रहेगा, महान एवं मर्म प्रदेश में है तो वो असाध्य होगा। फिर अपची के विषय में बताया गया है कि अपची का स्थान क्या है। तो अपची का स्थान यहाँ पे बताया गया है कि हनवास्ती कक्ष, अक्ष कक्षास्थी, बाहुसंधियों तथा मन्या और गला, इन प्रदेशों में संचित मेद व कफज ग्रंथाकार होकर अपचू बनाता है। तो हनवास्ती कक्ष, अक्ष कक्षास्थी, बाहुसंधि तथा मन्या और गला, इन प्रदेशों में संचित मेद व कफ ग्रंथाकार का होकर अपची बनाते हैं तथा चय की अधिकता से इसे अपची कहते हैं। फिर ग्रंथि का कार्य यहाँ पे बताया गया है। तो वत्स अम्लक आम्लक अस्थि मात्रे, यानी कि आंवले की अस्थि के आकार का होता है। ठीक है, इसके अलावा बताया गया मत्स्य अंड जाल प्रतिमा, यानी कि मछलियों के अंडे के जाल के सदृश दिखाई देते हैं। ठीक है, तो ये जो है ग्रंथि का कार्य, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। साध्यता में बताया गया है कि वर्ष गणानुबंधी रोग एवं कृच्छ साध्य होता है। तो वर्ष गणानुबंधी रोग है और कृच्छ साध्य होता है। नेक्स्ट है आपका अर्बुद। तो अर्बुद का ये श्लोक ध्यान रखना, क्या बोला गया अर्बुद के ये श्लोक में। तो गात्र प्रदेश क्वचि देव दोषा समूर्छिता मास अभिप्रदुष्य वृत स्थिरम मंद रुजा महांत महामूलम चीरबद्ध पाक पाकम कुर्वन्ति मासोपचयतु सोफा तद अर्बुदम शास्त्र विदो वदंती, यानी कि शरीर के किसी भी प्रदेश में बढ़े हुए वात आदि दोष मांस को दूषित करके वृत्त स्थिर मंद रुजा युक्त महत अल्प मूल वाले धीरे धीरे बढ़ने वाले अपाकी और मांस के उपचय यानी कि वृद्धि से युक्त शोफ को अर्बुद कहते हैं। तो ये चीज़ याद रखना कि शरीर के किसी भी प्रदेश में बढ़े हुए वात आदि दोष मांस को दूषित करके वृत्त स्थिर मंद रुजा युक्त महत्त अल्प मूल वाले धीरे धीरे बढ़ने वाले अपाकी और मांस के उपचय वृद्धि से युक्त शोफ को अर्बुद कहते हैं। फिर अर्बुद के 6 भेद बताए गए हैं। कौन से 6 भेद हैं? तो वातज, पित्तज, कफज, रक्तज, मासज, मेदज। ठीक है, इनके लक्षण ग्रंथि के समान होते हैं। तो वातज, पित्तज, कफज, रक्तज, मास अर्बुद, मेदज अर्बुद। एक एक कौन से हैं जिसमें इंपॉर्टेंट है, एक अपन देख लेते हैं रक्त अर्बुद। तो रक्त अर्बुद में क्या होता है? रक्त अर्बुद में पूछा जाता है कि स्त्राव युक्त मांसंकुर से व्याप्त एवं शीघ्र वृद्धि से युक्त मांसपिंडिका जिससे निरंतर दूषित रक्त बहता है वह क्या है? रक्त अर्बुद जो है वो असाध्य होता है। तो ये चीज़ याद रखना कि स्त्राव युक्त मांसंकुर से व्याप्त शीघ्र वृद्धि से युक्त मांस पीड़ा पिंड जिससे निरंतर दूषित रक्त बहता है वह रक्तार्बुद असाध्य होता है। इसके अलावा अध्य अर्बुद में बोला गया जो पूर्व में उत्पन्न हुए अर्बुद के स्थान में या उसके सन्निकष जो दूसरा अर्बुद होता है उत्पन्न होता है वो अध्य अर्बुद कहलाता है। तो जो पूर्व में उत्पन्न हुए अर्बुद के स्थान में या उसके सन्निकट जो दूसरा अर्बुद उत्पन्न होता है उसे अध्य अर्बुद कहते हैं। फिर द्विर अर्बुद के विषय में बताया गया कि जो प्रारंभ में ही 2 संख्या में अर्बुद पैदा हुए हों अथवा क्रम से क्रम के बाद दूर अर्बुद होते हैं उसे द्विर अर्बुद कहते हैं। तो जो प्रारंभ में ही 2 संख्या में अर्बुद पैदा हुए हों अथवा क्रम से क्रम के बाद दूसरा अर्बुद होता है उसे द्विर अर्बुद कहते हैं। चिकित्सा ध्यान रखना है, चिकित्सा में अपन क्या है वात कफज अर्बुद में उपनाह का प्रयोग करेंगे। तो वात कफज अर्बुद में उपनाह का प्रयोग करेंगे। मेद अर्बुद में समूल छेदन करेंगे। तो मेदज अर्बुद में समूल छेदन करेंगे। साध्यता बताए गए हैं कि अध्य अर्बुद, अध्यो अर्बुद, द्विर अर्बुद, रक्तार्बुद और मांस अर्बुद ये असाध्य होते हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है। नाउ नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं गलगंड। ठीक है, जो नेक्स्ट टॉपिक है इसमें तो गलगंड के विषय में बताया गया है कि वात और कफ गले में बढ़कर मेद तथा मन्या आश्रय
करके गले में मुश्कवत लटकने वाली सूजन उत्पन्न कर देता है उसे गलगंड कहते हैं। तो वात और कफ गले में बढ़कर मेद तथा मन्या का आश्रय करके गले में मुश्कवत लटकने वाली सूजन उत्पन्न कर देता है उसे गलगंड कहते हैं। गलगंड के 3 प्रकार होते हैं, वातजन्य, कफजन्य, मेदजन्य। वातजन्य जो होता है वो तोदयुक्त कृष्ण अरुण वर्ण का होता है, तो वातजन्य जो होता है तोदयुक्त कृष्ण अरुण वर्ण का होता है। कब्जन्य जो होता है वो स्थिर त्वचा के वर्ण का होता है, और मेदजन्य जो होता है वो स्निग्ध मृदु पांडु वर्ण का अलाबों के समान लटकने वाला होता है, तो ये मेदजन्य है। साध्यता में बताया गया कि 1 वर्ष गलगंड जो होता है, 1 वर्ष का जो गलगंड होता है वो असाध्य होता है, तथा पित्तज गलगंड नहीं होता है। ठीक है, तो 1 वर्ष का गलगंड असाध्य होता है जबकि पित्तज गलगंड नहीं होता है। फिर ग्रंथि, अपची, अर्बुद, गलगंड की चिकित्सा के विषय में बात कर लेते हैं। तो ग्रंथि में क्या है, जो वातज ग्रंथि है उसमें स्वेदन उपनाह का प्रयोग करेंगे, तो स्वेदन व उपनाह का प्रयोग वातज ग्रंथि में करेंगे। पित्तज ग्रंथि में अपन जो है जलौका के द्वारा विस्त्रावण तथा दूध व जल से परिषेक करेंगे, तो पित्तज ग्रंथि में जलौका के द्वारा विस्त्रावण, दूध व जल से परिषेक करेंगे। कफज ग्रंथि में पंचकर्म, रक्तमोक्षण व विमलापन कराएंगे, तो कफज ग्रंथि में पंचकर्म, रक्तमोक्षण व विमलापन करेंगे। मेदज ग्रंथि में शस्त्र से भेदन करके मेद को निकालेंगे, तो मेदज ग्रंथि में शस्त्र से भेदन करके मेद को निकालेंगे। अपची में बताया गया कि वर्षाणुगणु अनुबंधी जो रोग होते हैं और मछली के अंडे के समान जाल वाला होता है। ठीक है, इसमें चिकित्सा में क्या करते हैं, तो सिरावेधन बताया गया है। तो सिरावेधन बताया गया है कि इंद्रवस्ती मर्म से 2 अंगुल नीचे, इसके पश्चात अग्निकर्म करेंगे, तो इंद्रवस्ती मर्म से 2 अंगुल नीचे, इसके पश्चात अग्निकर्म करेंगे। मणिबंध के ऊपर 1-1 अंगुल के अंतर से 3 रेखाएं बनाएंगे। फिर अर्बुद जो है वो 6 प्रकार के होते हैं, वातज, पित्तज, कफज, सन्निपातज, मासज और मेदज। ठीक है, वातज जो अर्बुद है उसमें बताया गया कि तैलयुक्त उपनह नाड़ी स्वेद श्रृंग से श्रावण कराएंगे, तो वातज अर्बुद में तैलयुक्त उपनह नाड़ी स्वेद श्रृंग से श्रावण करेंगे। पित्तज में मृदु स्वेदन उपनह एवं विरेचन करेंगे, तो पित्तज में मृदु स्वेदन उपनह विरेचन करेंगे। कफज में अलाबू द्वारा रक्तमोक्षण कराएंगे, तो कफज में अलाबू द्वारा रक्तमोक्षण करेंगे। मेदज में समूल छेदन दोष रह जाने पर पुनः उत्पत्ति होती है, तो समूल छेदन में दोष रह जाने पर इसकी मेदज की पुनः उत्पत्ति होती है। फिर गलगंड के 3 प्रकार बताए गए हैं। ठीक है, जिसमें से वातज में वातग्न द्रवो जो है उससे पत्रों से नाड़ी स्वेद करेंगे, तो वातज जो गलगंड है उसमें वातग्न द्रवों के पत्रों से नाड़ी स्वेद करेंगे। कफज में स्वेदन उपनह रक्तमोक्षण धूम्र का प्रयोग करेंगे, और मेदज जो है उसमें छेदन भेदन व उरुसंधि की सिराओं का वेधन करेंगे। तो ये यहाँ पे बताया गया है। तो इस प्रकार से ये जो पॉइंट है वो फिनिश होते हैं। ठीक है, अभी के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में आगे कंटिन्यूएशन करेंगे। थैंक यू।